हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र में कुछ टैग वर्ड्स को। नकारात्मक टैग वर्ड्स आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होंगे, कुछ पॉजिटिव आपके टैग वर्ड्स होंगे। तो पूरे वीडियो ड्यूरेशन में लास्ट तक आप बने रहिएगा। इन पूरे टैग वर्ड्स को समझने के लिए ये टैग वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप आंसर्स को फाइंड आउट करते हो एक पैडागॉजी के पूरे सेट में। हिंदी में ये जो टैग वर्ड्स हैं, अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हो तो अंग्रेजी वाले आपके शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो भी क्लास से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपकी आगामी आने वाली परीक्षा CTET के लिए, रीट मध्य प्रदेश TET या अन्य TET परीक्षा के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स को और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जो आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, अगर नेगेटिव में बात की जाए तो याद करना। जब भी कभी आप स्मरण करने को लेकर के, मेमोराइज करने को लेकर के, याद करने को लेकर के या फिर निगमनात्मक विधि से किन्हीं भी चीज़ों को कंठस्थ करने को लेकर के बात करते हो, या क्वेश्चन में अगर ये आपका कहीं भी ये देखने को मिलता है तो आपका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। आप उसे सेलेक्ट नहीं करोगे, आप उसे अपने आंसर में टिक नहीं करोगे। ऐसे ही अगर अर्जन की बात हो जाए, किसी चीज़ के अर्जन को लेकर के, किसी चीज़ के सीखने को लेकर के, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे कुछ टैग वर्ड्स की बात करूं, जैसे अत्यधिक अभ्यास लिखा हुआ है और अत्यधिक बल देना। आपको कई क्वेश्चंस में शिक्षा शास्त्र में आपको देखने को मिले होंगे कि इस चीज़ पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए या अत्यधिक अभ्यास की ज़रूरत है। दोस्तों, अभ्यास की बात करते हो, एक्सरसाइज की बात करते हो तो करेक्ट है, लेकिन अगर अत्यधिक अभ्यास की बात हो रही है, अत्यधिक बल देने की बात हो रही है, कहीं पर एक्सेस की बात हो रही है, अधिकता की बात हो रही है, अति हो रही है, तो उसे आप अपने आंसर में कभी भी टिक या आंसर में सेलेक्ट नहीं करोगे। ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। वहीं पर जब आप बात करते हो, मौके देना है, आपका वातावरण या पर्यावरण प्रदान करना, जैसे कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट को प्रदान करेंगे, बच्चा वहाँ पर सीख सकेगा। हमें बच्चों को मौके देने चाहिए, अगर वो गलतियाँ करते हैं सुधार करने का मौका देना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएंगे। वहीं यहाँ पर अगर मैं तीसरे जो आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स को लेकर के बात करूँ, तो लिखा हुआ है कठोरता से पालन करना या कठोरता से अनुपालन करवाना, या फिर कठोरता ही अगर केवल वर्ड दिया हुआ है तो ये भी हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स में देखने को मिलते हैं। कभी भी आप इसे कठोरता से पालन करवाने को लेकर के बात नहीं करते हो। NCF की बात करो, RTE की बात करो, CBSE जो NCERT हैं, वो कभी भी इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती हैं कि आप जो बच्चे हैं उनके साथ में किन्हीं भी चीज़ों को सिखाने को लेकर के या पालन करवाने को लेकर के आप कठोरता से पालन करवाएं। वहीं अवसर दिए जाना, यहाँ पर ये सबसे बेस्ट होता है कि आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दें किन्हीं परिस्थितियों में सीखने को लेकर के। बाकी एक आपका इसमें जो चौथा आपका लिखा हुआ है लगातार टेस्ट या परीक्षा, कभी भी कंटिन्यूअस टेस्ट या परीक्षा की बात अगर आपके क्वेश्चन में दी हुई है तो वो आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। कभी भी आप उन्हें अपने आंसर में टिक नहीं करोगे, सेलेक्ट नहीं करोगे। ऐसे दूसरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ, ये वास्तविक लिखा है, थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया है। यहाँ पर लिखा है वास्तविक दैनिक जीवन, मतलब दैनिक जीवन की चीज़ों से जोड़ करके पढ़ाना, वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना, उनकी डे टू डे लाइफ जो डेली लाइफ है वहाँ पर जोड़ करके पढ़ाना। ये सारे आपको आपके आंसर्स में देखने को मिलेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कुछ सवाल हैं, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला सवाल है, भाषा सीखने सिखाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है। पहला इन्होंने बताया है यहाँ पे कि भाषा के कुछ व्याकरणिक नियम हैं, भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तर की बात की है, भाषा के पाठ्य पुस्तक की बात की है और समृद्ध भाषा वातावरण की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना अपना आंसर यहाँ पर अब तक टिक भी कर दिए होंगे और आंसर कर भी रहे हैं। स्वागत है जो क्लास में जुड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर इस सवाल को लेकर के बात की जाए, कुछ हमने इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स आपको अभी बताए, नेगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। इन्होंने ये कहा है आप लैंग्वेज को सीखने को लेकर के और सिखाने को लेकर के आप बात अगर कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मैंने अभी आपको एक समृद्ध वातावरण, मैंने कहा था कि आपको एक वातावरण, एक पर्यावरण प्रदान करना, तो एक आपका जो एक रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट है, अगर आप उसे प्रोवाइड करा रहे हो, वहाँ का वातावरण एनवायरनमेंट सही है, हो हल्ला वाली बात नहीं है, शांति है, तो ऐसे में जो बच्चा है बहुत आसानी से किसी भी भाषा को सीख सकता है स्कूल में। या फिर आप ये कह लो कोई भी टीचर, शिक्षक जो है वो किसी भी भाषा को एक स्कूल में
या अलग भी अगर कहीं बात करो वो आसानी से सिखा सकता है। सीखना और सिखाना दोनों चीज़ें। तो समृद्ध भाषा वातावरण जो है हमारा जो है यहाँ से आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी डी आंसर किया होगा। एक और है यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। अगर आप लैंग्वेज टीचिंग को लेकर के बात करते हो तो एक आपका आइडियल इन्वायरमेंट इनमें से क्या देखने को मिलेगा? भाषागत बुद्धि पर अत्यधिक बल देना, अध्यापक का एकालाप मतलब खुद से जो अपना उनका जो है वार्तालाप जो चल रहा होता है, एकालाप खुद से उनका वार्तालाप करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग लिखा है, और भाषा विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। जब भी आप भाषा शिक्षण को लेकर के बात करते हो उसका एक आदर्श वातावरण यहाँ पर बोला है, मैंने कहा था अत्यधिक बल देना। आप जरा पहले ऑप्शन में देखिए, वो आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपका गलत हो जाएगा। एक आलाप, चूंकि अध्यापक जो है खुद से एक आलाप कर रहा है तो ये आंसर भी नहीं आएगा। प्रचुर, यहाँ पर भी अधिकता की बात कर दी है, प्रचुर मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, ये भी आपका नेगेटिव में आ जाएगा। और चूंकि हमारा यहाँ पर पूछा है पॉजिटिव, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही तरीके से देखने को मिलेगा, और वो होगा डी, यानी कि विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति, उनको एक्सप्रेस करने के, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना। एक और सवाल पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते या पढ़ते समय किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा वो करना होगा या फिर वो करेगा? पाठ्य पुस्तक का लिखा है, श्यामपट्ट का लिखा है यहाँ पे, फिर दिया है आपका सामान्य बोलचाल की भाषा या मातृभाषा का, और एक आपका दिया है प्रश्नोत्तर का। तो जब आप यहाँ से बात करोगे कि एक भाषा शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय क्या या किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मैं बता दूं, जब आप बात करते हो एक सामान्य बोलचाल की भाषा को लेकर के आप अपना आंसर कर रहे होंगे, तो श्यामपट्ट की बात करो, प्रश्नोत्तर की बात करो, पाठ्य पुस्तक की बात करो, इन चीज़ों से हट करके जो हमारी डेली लाइफ होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में चीज़ों को समझ रहे होते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा जिसे आप मातृभाषा कह लो, या बच्चों की जो मातृभाषा होती है, या जो बहुभाषिकता का जो वातावरण होता है। बहुभाषिकता को आप कैसे परिभाषित करते हो कि मान लीजिए एक बच्चे की मातृभाषा कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, तो आप सभी को, तीसरे की कुछ और है, तो जितने भी प्रकार के बच्चे हैं सभी को आप एक जगह ला करके उनकी मातृभाषा को, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको सम्मान देते हुए आप जो पठन पाठन है उसको कंप्लीट कराओगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो सी आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी इसी को टिक किया होगा। एक सवाल और लिखा है इसमें, सवाल आपसे इन्होंने दिया है कि बच्चों को भाषा प्रयोग संबंधी गलतियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें इंगित करना या करते रहना क्या दर्शाता है? भाषा शिक्षक का परम दायित्व है ये। आगे कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। एक इन्होंने कहा है कि ज़रूरी है, इससे बच्चे की भाषा में सुधार होता है, और एक ये कहा है कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर आप गलतियों पर कठोर प्रतिक्रिया, अभी मैंने आपको बताया था जो कठोरता वाले शब्द हैं वो नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं, अगर आप कठोरता की बात कर रहे हो या कठोर प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चों की एक जो मूल भावना है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करने की जो भावना है, जो भाषिक अभिव्यक्ति है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो एक्सप्रेस करने की बात है, वो कहीं ना कहीं उनमें बाधा देखने को मिलेगी। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में डर रहे होंगे अगर आपने कहीं उनकी गलतियों पर कठोरता दिखाया तो। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका, मैंने बताया भाषा उसको अवरुद्ध करता है, तो वो आपका डी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है, तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। वहाँ पर लिंक्स वगैरह मैं आपको भेज दिया करता हूँ, जो PDF फाइल्स हैं, जो आपकी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर मिल जाया करती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इलेक्ट्रॉनिक स्टडी सर्च करिएगा, आपको वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिखा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण हेतु तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, भाषा प्रयोग के अवसर लिखा है, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, या फिर उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। चूँकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया था कि जब भी आप भाषा प्रयोग को लेकर के बात करते हो, लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरीके से आप यूज़ में ला सकते हो, उसके किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार से उसे आप सीखने के लिए रख सकते हो,
जितना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रयोग में लेकर के आओगे उतने ही अधिक तरीके से, उतनी ही अच्छी तरीके से उन चीज़ों को आप याद कर सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कई बार आपको बताया हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर निशान। मतलब प्रयोग के ऊपर है, जितना ज़्यादा प्रयोग उतनी अच्छी तरीके से आपको वो चीज़ें याद होंगी। तो उम्मीद करते हैं आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने जो आंसर किया होगा वो भाषा प्रयोग के अवसर पर किया होगा। चूँकि यहाँ स्मरण लिखा हुआ है, तकनीकी यंत्र लिखा है, बच्चों को हमें मशीन नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। और पाठ्य पुस्तक पढ़ना हमारा जो है वो बिल्कुल से नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया कि भाषा प्रयोग के अवसर वाली बात यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ और टैग वर्ड्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। दोस्तों कहीं भी अगर आपके सवाल में एक ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप ऑनली जिसे बोलते हो, अनिवार्य लिखा है, कंपलसरी है, एकमात्र बोलता है, तो वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा, हमेशा उत्तर नकारात्मक होगा। वहीं जब आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हो, जैसे अगर लिखा है के संदर्भ में, हमेशा के संदर्भ में जहाँ कहीं भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर में निकल करके आता है। के संदर्भ में विवरण के रूप में अगर दिया हुआ है, कोई भी चीज़ सीखने सिखाने के मौके के रूप में दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको लिखा होगा मिलेगा भाषा की विभिन्न रंगतें। अभी प्रीवियस ईयर सीटेट में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कि भाषा की विभिन्न रंगतें। तो अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं तो वो आंसर हमेशा आपका जो है सही होगा, आप उसे टिक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपका दूसरा जो टैग वर्ड्स में दिया है, यहाँ पर व्याकरण दिया हुआ है और नियम दिया है। कहीं भी अगर व्याकरणीय चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, कहीं अगर नियमों के बारे में बात की जा रही है, कभी भी 1 to 5 की जब आप बात करते हो, प्राइमरी स्तर की बात करते हो, तो व्याकरण को आप प्रयोग में नहीं लाते हो। व्याकरणिक नियमों को याद करना, व्याकरणिक नियमों का प्रयोग, नियमों के बारे में जानकारी देना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव में आएंगी या नेगेटिव टैग वर्ड्स में हमें देखने को मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड जब आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हो तो इसमें लिखा हुआ है अनेक प्रकार या विभिन्नता। यहाँ पर अनेक प्रकार से, विभिन्न तरीके से आप उसे समझाने की कोशिश करोगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्याकरण की चीज़ें आपकी प्राइमरी में या अपर प्राइमरी में नहीं देखने को मिलती हैं। अच्छा होता क्या है, प्राइमरी में ग्रामेटिकल चीज़ों को का प्रयोग बिल्कुल से नहीं, अपर प्राइमरी में करते भी हो तो व्यावहारिक तरीके से करते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा लिंग को व्यावहारिक तरीके से समझाना। जैसे मैंने कहा तुम्हारी बहन आ रही है, मैंने कहा तुम्हारा भाई आ रहा है, तो आ रही है, आ रहा है, यहाँ पर लिंग आपके परिवर्तन हो रहा है। तो आप व्यावहारिक तरीके से कि हम व्यवहार में उन्हें कैसे प्रयोग में लाएंगे, ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। जबकि ग्रामेटिकल रूल्स उनका प्रयोग जो है कहीं ना कहीं से वर्जित है। त्रुटियों की बात कभी भी आपका जो है नहीं होता है, आप नेगेटिव टैग वर्ड्स में रखते हो। वहीं दोस्तों अगर मौलिकता की बात होती है कि बच्चों की मौलिकता के बारे में, यानी कि मूल विचार उनके क्या हैं, किन किन चीज़ों से कैसे कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, मौलिकता का मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे कहते हैं मूल भाव, मौलिकता वो किसी और चीज़ का कॉपी ना करें, खुद की जो चीज़ें हैं उसे किसी और के समक्ष जो है प्रस्तुत करें या पेश करें, ठीक है। जबकि यहाँ पर सृजनात्मकता है दोस्तों, एक सृजन करना नई चीज़ का, जहाँ सृजनात्मकता होगी वहाँ पर नवीनता ज़रूर होगी। ये अपसारी प्रकार के जो चिंतन होते हैं, जो डाइवर्जेंट प्रकार की थिंकिंग होती है, वहाँ से कहीं ना कहीं सृजनात्मकता जो है आपको देखने को मिलेगा। हमेशा पाठ्यक्रम की बात करो, बच्चों को पढ़ाने को लेकर के बात करो, आप वहाँ पर लचीलेपन की बात ज़रूर करते हो, तो लचीलापन भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इसी पर। इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा है हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। अगला दिया हुआ है बच्चों को भाषा सिखाना ज़रूरी नहीं है। फिर उन्होंने कहा गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न हिस्सा हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि गलतियों पर बिल्कुल ध्यान ना देने से वह सुधर जाती हैं। आपको मैं बता दूं, मान लीजिए कुछ भी गलती होती है, जैसे आपने किया 1+1 बच्चों को दिया कि 1+1 बेटा कितना होगा, तो ऐसे में 2 होता है। मान लीजिए 1+1 उसने क्या कर दिया, 3 कर दिया। ऐसे में जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आप उन्हें बिल्कुल से डांटेंगे नहीं। कहीं भी उनमें हीन भावना ना आने पाए, कहीं भी उन्हें ये ना लगे कि जो है कुछ उन्होंने गलती की है। ऐसे में बस आप ये करेंगे कि बताओगे आप उन्हें कि हाँ भाई ठीक है, आप बेटा एक काम करो, इसे ऐसे नहीं आप ऐसे करिए। तो वो सीखने सिखाने की गलती है, अब एहसास तो उन्हें होना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन किसी भी प्रकार से आप उन पे दबाव, किसी भी प्रकार से डांटने वाली बात, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलनी चाहिए।
तो वो भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती हैं। करेक्ट आंसर आपका तीसरा आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। इसमें लिखा है भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप भाषा शिक्षण को लेकर के बात करते हो तो क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? बच्चों की रचनात्मकता व मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, फिर एक दिया है कविता व कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। दोस्तों कभी भी ओनली एकमात्र, अभी मैंने नेगेटिव टैग वर्ड में इसे बताया हुआ है, वो कभी भी हमारे पॉजिटिव क्वेश्चन में आंसर नहीं होते हैं। तो सी तो वैसे ही कट गया आपका, केवल डी वैसे ही कट गया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वो कह दिया केवल बोल करके पढ़ने की क्षमता का विकास करना, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, किसे आप प्राथमिकता दोगे? रचनात्मकता और मौलिकता। मैंने कहा कि मूल तरीके से उनके विचार क्या हैं, उनकी चीज़ें क्या हैं, वो अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो हमारे आंसर में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी यही आंसर टिक किया होगा। लिखा है भाषा का संप्रेषण परक उपागम है। संप्रेषण परक मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका इनमें से कौन सा अप्रोच होगा? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना लिखा है इन्होंने, मातृभाषा का प्रयोग बताया है, तीसरा बोला है बोलना लिखा है इन्होंने, बोलना निषेध करना व कौशल पर बल देना, और चौथा लिखा है इन्होंने संदर्भ में भाषा की कुशलता पर बल देना। अगर आपको याद हो तो अभी आपने अपना आंसर, बिल्कुल आप अपना आंसर कर रहे होंगे और हम आपको बता दें, जब आप भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देना, किसी पर बल देने को लेकर के आप नेगेटिव टैग वर्ड्स में आएगा। मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल सही है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। बोलना निषेध करना गलत बात है, बच्चों की अभिव्यक्ति के हम अवसर देते हैं, तो बोलना यहाँ पर कहना गलत होगा। ए और सी गलत हो गए, हमारे पास बी और डी ऑप्शन बचे हैं। दोस्तों यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग और मैंने आपको बताया था कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, इन दोनों में सबसे बेस्ट जो होगा वो ये होगा संदर्भ में। अगर आप भाषा प्रयोग की कुशलता की बात करते हो, चूँकि संप्रेषण परक पूछा है आपसे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछा है, तो योर बेस्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। आपका जो है जो ऑप्शन नंबर डी है वो संदर्भ में, चूँकि संदर्भ में अभी हम पॉजिटिव टैग वर्ड में उसे हम पढ़ करके आए हैं, तो आपका आंसर जो है वो डी होगा। एक इन्होंने दिया है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। लिखा है भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। फिर एक इन्होंने बोला कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बद्ध लिखा हुआ है वो बढ़ हो गया है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर मजबूत जो है होती है उसकी पकड़, या भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का क्या है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का पालन करती है, ये आपसे पूछा है। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि कौन सा कथन उचित नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उचित नहीं है पूछा है। तो ऊपर लिखा है सानिध्य में फलती फूलती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका ये लिखा है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही भाषा पर भाई जितनी चीज़ों का आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी अच्छी तरीके से आएंगी। लेकिन कठोरता से नेगेटिव हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर भी नेगेटिव में ही आपको देखने को मिलेगा। कठोरता से मैंने अभी आपको बताया कि वो नेगेटिव में आएगा, तो भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का पालन करती है। दोस्तों ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। ऊपर चूँकि नहीं पूछा है तो हम इसे नहीं में आंसर करेंगे। यहाँ पर लिखा है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। आपने कई बार देखा होगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। आज आपको हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को बहुत अच्छे से बताने वाले हैं कि आप इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का अधिगम है, पाठ्य पुस्तक है, भाषा का शिक्षक दिया हुआ है, या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग दिया है। मैंने कहा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, विभिन्न रंगतें। दोस्तों जहाँ जहाँ ये आपको देखने को मिलते हैं आप लोग अपना आंसर कर रहे हो, बिल्कुल काफ़ी लोग सही भी कर रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। तो भाषा अर्जन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भाषा के विभिन्न रंगतें, या अगर आप उन्हें विभिन्न रूपों में अगर आप उनका प्रयोग कर रहे हो, कहानी के रूप में, कविताओं के रूप में, आम बोलचाल की भाषा के रूप में, तो वो सबसे बेस्ट होता है अर्जन को लेकर के। बात आती है कि क्या अंतर है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों एक तरफ आप अपने घर को रखिए, घर का वातावरण, और दूसरी तरफ या फिर आप ये कह लीजिए कि एक तरफ आप बच्चे के घर का वातावरण रखिए और दूसरी तरफ आप उसके स्कूली वातावरण को रखिए। तो जो अर्जन होता है वो स्वतः होता है
वो स्वाभाविक है। ऐसे में घर के वातावरण में वो सीख रहा होता है जैसे उसकी मातृभाषा। मान लीजिए वो अवधी भाषा सीख रहा है तो ऐसे में वो भाषार्जन या भाषा का अर्जन कहलाता है। वहीं अगर अधिगम की बात की जाए तो अधिगम वो स्कूली वातावरण में सीखता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में जा कर के उसने एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को सीखा या अंग्रेजी को सीखा तो वो भाषा अधिगम कहलाता है। अधिगम के लिए उसे अलग से मेहनत करनी होती है, वो स्वतः स्वाभाविक उसे याद नहीं होती है या उसे वो नहीं सीख सकता है, उसके लिए उसे मेहनत करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद करते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है ये भी आपने समझा होगा। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। जब आप टैग वर्ड्स को लेकर के बात करते हो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो हिंदी ग्रामर शिक्षा शास्त्र के जब क्वेश्चंस की बात करते हो इनके टैग वर्ड्स आपको कैसे लगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और बाकी टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उससे ज़रूर जुड़ जाएँ। जल्दी ही एक नया वीडियो मिलेगा। आप जैसा बताएंगे, जैसा आपका रिस्पांस होगा उसी के हिसाब से एक नया वीडियो आपके सामने फिर से देखने को मिलेगा। अदर सब्जेक्ट्स के भी टैग वर्ड्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।